हमारे बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुजन आर्मी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललित सिंह जी, हमारे साथ चलकर आए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कपूर यादव जी, यहां पर पहले से ही उपस्थित प्रदेश महासचिव बड़े भाई आदरणीय देशराज रावत जी एवं इस बौद्ध कथा के आयोजक इकराम रावत जी, रामू गौतम जी, अवधलाल रावत जी, मथुरा प्रसाद जी, रामचरण रावत जी, प्रधान जी प्रमोद रावत जी, सुनील कुमार जी, राधेश्याम रावत जी, सत्या पासवान जी, प्रेमचंद्र रावत जी, अरविंद रावत जी, मास्टर रामापति रावत जी, अरुण कुमार रावत जी एवं यहां पर उपस्थित छोटे नन्हे प्यारे बच्चे, आदरणीय बुजुर्ग, छोटे व बड़े भाई, माताएं एवं बहनें, सबसे पहले तो ये बच्चों से अपील करना चाहूंगा, ध्यान पूर्वक सब लोग इधर देखें। ए बच्चों, इधर ध्यान से सुनो, 5 मिनट का कोई बोलेगा नहीं एक दूसरे से, चुप रहना। जैसा कि हमारी बहन जूली गौतम जी ने आपको बताया, ये कथा के माध्यम से बताती हैं, संगीत के माध्यम से बताती हैं, उसी कड़ी में हम लोग बहुजन आर्मी संगठन के माध्यम से पूरे देश में घूम घूम के, प्रदेश में घूम घूम के उन तमाम महापुरुष पेरिया रीवी रामास्वामी रामचंद्र वर्मा जी, ललाई यादव जी, महाराजा बिजली पासी जी, महाराजा छीता पासी जी, वीरांगना उदा देवी पासी जी, मानव साथी कांशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, तमाम महापुरुषों के विचार और उनके द्वारा किए गए संघर्ष गांव गांव, शहर शहर हम लोग, कस्बे कस्बे घूमकर हम लोग बताते हैं। जैसा कि मानव साहब श्री कांशीराम जी ने ये कहा था कि समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो कैडर वाली भाषा, जो कैडर होता है, जैसे मानव साहब श्री कांशीराम जी कैडर देते थे, वो कैडर देते थे, लोग समझते थे, उसी पैटर्न पे आगे चलते थे, उसी राह पे आगे चलते थे। और एक होता है, हमारे बहुत से साथी संगीत से जुड़े रहते हैं, तो वो संगीत के माध्यम से सीखें। जैसा कि अभी महाराजा बलि जी का जो की कहानी, उनका जीवन संघर्ष आपके बीच हमारी बहन जूली गौतम जी बता रही थी, उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो राजा थे और उनको एक जाति विशेष के लोगों ने ठगा, उनके राजपाट को ठगा, छल से ठगा, और उनसे ये कहा गया कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां अब आगे शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगी, धन इकट्ठा नहीं करेंगी, लेकिन ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में सुबह होती है, फिर शाम होती है, दोपहर भी होती है और रात भी होती है। प्रकृति के अंतर्गत बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है। उसी क्रम में एक समय था 14 अप्रैल 1891, जब हमारे रहबर, हमारे मसीहा, परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया। उन्होंने वो सारी बाधाओं को काट के रख दिया उस संविधान में, लेकिन ये चीज हमारी माताओं बहनों को, यहाँ पे बैठे बच्चों को, यहाँ पे बैठे हमारे बड़े व छोटे भाइयों को, सबको पता होनी चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने कठिन परिश्रम से, कितनी दिक्कतें झेल के, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे, आपके लिए यहाँ पे जो माताएं बैठी, उनके बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। आपको कितना प्यारा लगता होगा वो बच्चा आपका, उसको जरा भी खरोच आ जाती होगी तो आप तत्काल उसको हॉस्पिटल ले जाती होंगी, उसको बुखार आ जाता होगा तो तत्काल उसको हॉस्पिटल ले जाती होंगी, जरा सी उसको चोट लग जाती होगी तो तत्काल आप उसको हॉस्पिटल ले जाती होंगी। लेकिन वो समय था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 4 बच्चे कुर्बान हो गए हमारे और आपके, 4 बच्चे।
कौन कौन जानता, हाथ उठाइए, कितनी माताएं जानती हैं? कौन कौन जानता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में? कौन बच्चा जानता? बच्चे भी हाथ उठाए, पूछ लेंगे तो झूठ नहीं बोलना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे कुर्बान हुए। एक बच्चा को कब मृत हुआ? जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गोल में सम्मेलन में जा रहे थे। उनको किसी ने बताया, माता रमाबाई ने उनको बताया कि बाबा साहब आप गोल में सम्मेलन में जा रहे हैं, यहाँ पे आपका एक बच्चा एक्सपायर हो गया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं जिन लाखों और करोड़ों बच्चों के लिए गोल में सम्मेलन में जा रहा हूं, और अगर मैं वहां पे नहीं पहुंचा तो यहाँ पे हम एक बच्चे को बचाते रह जाएंगे, और वहां पे लाखों करोड़ों बच्चों के हक और अधिकार पे डाका डालने का काम ये गांधी एंड पार्टी करेगी। ये बोले थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी से। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत बड़ी बात बता के नहीं गए, खाली 3 मूल मंत्र बता के गए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपको संगठित होने की कला आएगी, और जब आप संगठित हो जाएंगे तो आपको संघर्ष करने की जो कला है वो बखूबी आपको आ जाएगी। कोई बताने वाला आपको ना भी आए तो भी चलेगा। बहुत जरूरी है अपने बच्चों को शिक्षा के बारे में जानकारी, शिक्षा, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। भले आप आधी रोटी कम खाइए, ऐसा होता नहीं अक्सर। आधी रोटी वो तो पहले की बातें थी, आज आप लोग इतना कमा रहे हैं कि आप पूरा खाना खाइए, लेकिन बच्चों को भी पढ़ाइए। साथियों, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, क्योंकि मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, हमारे प्रवक्ता ललित जी भी अपनी बात को रखेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मुझे लगता है कि कोई नहीं जानता था। 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हुआ। 6 दिसंबर 1956 के बाद उनके परिनिर्वाण दिवस में करोड़ों लोगों की संख्या थी। लेकिन आप सोचिए, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब भी वहां पर लाखों की संख्या मौजूद थी, और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ तब भी वहां पर करोड़ों की संख्या थी। क्या हरामखोरी कर रहे हो सब? बताओ, कितनी बड़ी हरामखोरी की है, जितने लोग वहां पर लाखों और करोड़ों लोग वहां पर कितने बड़े हरामखोर थे, ये चीज आप लोग पूछिए। अगर 10 लाख लोग निकलते इस भारत में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को बताते, उनके मिशन को बताते, उनके द्वारा बताई गई बातों को बताते, तो क्या इस देश में जो है अम्बेडकर राज नहीं स्थापित होगा? क्या जो करोड़ों लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण में गए थे, क्या अगर वो अपना काम ईमानदारी से करते तो क्या इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ये देश, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत क्या नहीं बनता? हाथ उठाओ, बनता कि नहीं बनता? बताओ। लेकिन वो हरामखोरी की, वो हरामखोर थी। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि आज के जो लोग हैं वो भी हरामखोरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वो खाली बहन जूली गौतम जी आ जाएंगी कोई कथा सुनाने, तो वहां पे बैठ जाएंगे। 14 अप्रैल जब होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जब जन्मदिन होगा, तो आप सबसे पहले माला चढ़ाने पहुंच जाएंगे। मानव साहब श्री कांशीराम जी का जब जन्मदिन होगा, तो सबसे पहले माल्यार्पण करने वहां पे पहुंच जाएंगे। महाराजा बिजली पासी का जन्मदिन होगा, वीरांगना उदा देवी पासी जी का होगा, महाराजा छीता पासी जी का होगा, लाखन पासी जी का होगा, उन तमाम महापुरुषों का जन्मदिन होगा, तो सबसे पहले वो फोटो खिंचवाने आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन कौन ईमानदारी से काम करता है? बताओ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कौन बढ़ाता है? बताओ। बढ़ाने की कोई बात छोड़ो, जो बढ़ा रहे हैं उनका लोग साथ भी नहीं दे पा रहे ईमानदारी से। ये हरामखोरी आपकी कहां छुपी है? इस बात को आप टटोलो। और मैं अपनी माताओं बहनों से भी अपील करके आया हूं कि अगर आपका बच्चा इस मिशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने निकला, इस देश में हो रहे अन्याय, अत्याचार, असमानता की लड़ाई को आगे बढ़ाने निकला है, तो मेरी माताओं बहनों आपके हाथ जोड़कर अपील है कि उसका पैर मत पकड़ना, उसके कंधे पे हाथ रखना और बोलना कि जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। कौन कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। सभी माताएं बहनें अपने बच्चों को उत्साहित करें, उनको बताएं
कि अब कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आएगा, अब कोई मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी नहीं आएंगे। अब अगर ये लड़ाई लड़नी है इन हरामखोरों से तो हमें और आपको लड़नी पड़ेगी, इस बात को याद रखना। कोई बचाने नहीं आएगा हमको आपको। आप देखते होंगे ये बच्चे हैं, एक ऐसा ही बच्चा था इंद्र मेघवाल, माताओं बहनों को शायद ना पता हो, राजस्थान में उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर सिर्फ कसूर उसका ये रहता है कि एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत वहां का जो टीचर होता है वहां पे एक घड़ा रखा रहता है, उस घड़े को सिर्फ इंद्र मेघवाल ने छू लिया था, उसको घड़ा छूने पे उसकी हत्या कर दी जाती है। आप बताइए कहां तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन करते आ रहे हैं। मेरी जो बातें रहती हैं इसको भाषण मत समझिएगा, फिर आप लोग तालियां बजाओ, फिर हमारा समाज उसी पैटर्न पे चले, गुलामी की राह पे चले, फिर हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, फिर हमारे युवा साथियों की हत्याएं हो, फिर हमारी बहनों की हैसियतों को लूटा जाए, ये बिल्कुल हम नहीं चाहते। इसीलिए इस दिल में पीड़ा है, इस समाज के लिए, इन माताओं बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए। आज के दौर में आप लोग देखते होंगे शिक्षा, क्योंकि अम्बेडकरवादी साथी लगातार अगर कोई कहीं भाषण देगा तो सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 3 मूल मंत्र बताएगा और ये बीमारी को बता देगा, लेकिन उसका इलाज कौन बताने आएगा ये बताओ? कोई बताता है क्या? इन कौन माता नहीं चाहती बताओ? हम लोग तो मंचों पे बोल देते हैं कि सभी माताओं से अपील है अपने बच्चों को IAS IPS DM बनाओ। कौन माता नहीं चाहती कि हमारा बच्चा DM बने? बताओ, चाहती हो ना सब लोग? IPS बने, वकील बने, इंजीनियर बने, लेखपाल बने, कौन माता नहीं चाहती बताओ? सब लोग चाहते हैं। लेकिन ये सरकार, इस उत्तर प्रदेश की सरकार और इस देश की सरकार ये नहीं चाहती कि आपके बच्चे तर्कशील बने, आपके बच्चे शिक्षा लें, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और इनको सवाल पसंद नहीं। इस बात को बताने आया। आज शिक्षा को बेचा जा रहा है और लोग बात करते हैं समानता की। तमाम पार्टियां, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो और चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार हो, आप बताओ आपके बच्चों के लिए कौन शिक्षा पे काम करता है? आपके बच्चे खाली वहां पे खाना खाने जाते हैं कि नहीं सरकारी स्कूल? खाना खाने लौट आते हैं। और हम लोग समानता की बात करते हैं। समानता की बात कब होगी? जिस स्कूल में DM का बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ेगा उससे समानता की बात होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस स्कूल में इस जिले के कप्तान का बेटा पढ़ेगा उसी स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ेगा उस दिन समानता की बात होगी। और जिस हॉस्पिटल में इस प्रदेश के मंत्रियों के बेटों का इलाज होता है उसी हॉस्पिटल में आपके बच्चों का इलाज होगा, उस दिन समानता की बात होगी। कहां समानता है बताइए? कैसे आप लोग अपने बच्चों को DM SDM ADM आप बनाएंगे? लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका इलाज भी दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम कठिन परिश्रमों, तमाम कठिनाइयां झेल के आपको वोट का अधिकार दिया। लेकिन आप लोग तो और की ताकत जानती नहीं है। आप लोगों, हमारा जो समाज है वो बहुत वैसा समाज है कि 5 साल पहले अगर हमारी माता के साथ किसी भाई ने कोई अच्छा काम कर दिया हो तो 5 साल बाद आएगा, वो कहेगा माता जी हमने ये 5 साल पहले किया था, वो धनी को देना तो आप लोग दे दोगे। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि वोट का अधिकार आपको खैरात में नहीं मिला, इस बात को याद रखिएगा। इस वोट का अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 4 औलादें चली गई। इस बात को याद रखना। वन वोट वन वैल्यू। इस देश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और इस देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो उसकी वोट की कीमत है वही वोट की कीमत आपकी भी है। इस बात को याद रखिए। वो 4 वोट नहीं डालता, वो भी 1 ही वोट डालता है और आपके पास भी 1 वोट का अधिकार है। आप अगर चाहें तो अपने ऊपर हो रहे तमाम अन्याय, अत्याचार, तमाम शोषण को एक झटके में रोक सकते, कुर्तियों में रोक सकते, क्योंकि हम लोग संख्या बल में ज्यादा हैं।
और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहाँ हिस्सेदारी बताओ? 52% ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जा रहा है। सोचिए ये हिस्सेदारी है क्या? ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 10% आरक्षण जो है सवर्ण जातिवादी व्यवस्था के लोगों को दिया गया, और हमारी आबादी के अनुपात में अगर आप जो है देख लीजिए तो 10% ज्यादा पड़ेगा और हमारा कम पड़ेगा। इस बात को आप सोच लीजिए। आज हमारे युवाओं के पास तमाम बहाने रहते हैं, यहाँ पे युवा भी बैठे साथ, यहाँ पे जुटे हुए हैं, लेकिन तमाम बहाने रहते हैं। जब कोई कार्यक्रम होगा, जब कहीं कैडर कैंप लगेगा किसी संगठन के तहत, तो अगर हमारे साथी कपूर यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव देशराज रावत जी, ललित जी, ये तमाम लोगों को फोन घुमाएंगे कि भैया यहाँ पे कैडर कैंप लगा है और यहाँ पे लोग आएंगे और आपको आपके हित की बात बताएंगे, तो हमारे युवा साथी तमाम बहाने बनाते हैं। कोई कहता है हमारी गाड़ी में तेल नहीं, कोई कहता है कि हमारा बच्चा बीमार हो गया, कोई कहता है कि हमारी पत्नी बीमार हो गई, कोई कहता है मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। अगर यही बहाने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए होते तो आप लोग सोचो कि आपकी दशा और दुर्दशा क्या होती। आप सोच ही देखो एक बार, अगर यही बहाना मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने बनाया होता तो आप सोचो एक बार कि आपकी दशा और दुर्दशा क्या होती। उनके पास तो कोई बहाना नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर के पास कोई बहाना नहीं था, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि वो बिना साधन बिना संसाधन इस देश में घूम घूम के, पूरे भारत में घूम घूम के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को इस देश की महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को बताने का काम किया। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। अगर मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी इस धरती पर नहीं आए होते तो यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानते, इस बात को बताने आया। साथियों, मैं पुनः आपसे अपील करूंगा, यहाँ पे माताओं से अपील करूंगा, यहाँ पे भाइयों से अपील करूंगा, पिता को बुजुर्गों से अपील करूंगा कि आप लोग कहीं भी किसी संगठन के तहत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओनली फॉर बहुजन आर्मी, बहुजन आर्मी ही नहीं, वो तमाम संगठन जो भी आपको बुलाए या कहीं घटना हो जाए तो आपको वहां पे पहुंचना जरूरी बन जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आप देखिए कि भाई दीपराज रावत जी कहां पे हैं? दीपराज रावत जी, आप देखिए क्या बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा इनके अंदर कूट कूट के भरी है कि नहीं भरी? बताओ, कितना दिन पहले इनकी भाभी जी का देहांत हुआ, बताओ। कोई और लोगों क्या सोच पाता? क्या इस कार्यक्रम के बारे में सोच पाता? क्या बताओ? हाँ तो सोच पाता कि नहीं सोच पाता? कोई नहीं सोच पाता। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इनकी भाभी जी के देहांत हुए और हम लोग अभी जिला दफ्तर में गए थे। भ्रष्ट डॉक्टर को जेल हो और वो हॉस्पिटल की सीज हो, यहाँ पे बैठा कौन साथी गया करता हूँ बाराबंकी उस आंदोलन में दीपराज जी के, बस इसी बात की कमी है। इसीलिए हम लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं, इसीलिए हम लोग अन्याय झेलते हैं, इसीलिए हमारी माताओं बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, इसीलिए हमारे बच्चों की हत्या कर दी जाती है, इसीलिए हमको शिक्षा नहीं मिलती, इसीलिए हमको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता, अच्छा इलाज नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग बोलते नहीं। हम लोग जो हो रहा है उसको बर्दाश्त करते हैं। आप बताओ, बहुजन समाज की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद और बहुजन समाज के लिए दिन रात काम करने वाला व्यक्ति दीपराज को अगर न्याय नहीं मिला तो कलंक है इस समाज को। इस बात को याद करना, धिक्कार होना चाहिए इस समाज को अगर इसको न्याय नहीं मिला। हमारी बात हुई सीएमओ से, सीएमओ ने बोला कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है और दीपराज जानता है कि मैं आप लोगों की ताकत की बदौलत, यहाँ पे बैठी माताओं के ताकत की बदौलत मैं डीएम और कप्तान को, एसडीएम, पीएम को कुछ नहीं समझता हूँ। इस बात को बताने आया। आप लोग देख लेना, मेरा नंबर ले लेना। आप लोग कहीं भी किसी थाने से अगर प्रताड़ित हो, आप
आप लोग तहसील से प्रताड़ित हो, आप लोग उत्तर प्रदेश में किसी थाने से, पूरे देश में किसी थाने से प्रताड़ित हो, एक बार बहुजन आर्मी को आवाज दे देना। 100 नंबर से पहले अगर बहुजन आर्मी नहीं पहुंची तब आप बताइए, 100 नंबर लेट में पहुंचती है। बहुजन आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सबसे पहले उस घटना पर पहुंचते हैं। 5 साल के बच्चों की हत्या गोरखपुर में कर दी गई, 5 साल के 2 बच्चों की, सगे 2 भाई। और अब बताइए उनकी क्या दुश्मनी रही होगी किसी से? उन बच्चों से क्या देश को खतरा था? क्या किसी जिले को खतरा था, या किसी डीएम को खतरा था, एसडीएम को खतरा था, या किसी बाहुबली को खतरा था? बताओ, 5 साल का बच्चा 2 सगे भाइयों की हत्या करके उनका गला रेत के खेत में डाल दिया गया। क्या हम लोगों का खून पानी हो गया है? लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज देवा रावत बोल रहा है और आप सुन रहे हो। और अभी मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आप यहाँ पे भजन सुनने लगेंगे, यहाँ पे तमाम महापुरुषों की जीवनचर्या सुनने लगेंगे, फिर आप भूल जाएंगे कि देवा रावत ने क्या बताया और क्या समझाया। कौन कौन याद रखेगा? किसी गांव में अगर घटना होगी किसी के ऊपर, किसी भाई के ऊपर, और आपके अगर बगल के गांव में घटना होगी किसी भाई के ऊपर, तो कौन कौन जाने का काम करेगा? बताओ, जाओगे ना? ये मत सोचना कि आज देवा रावण मार दिया गया है हम तो बच गए, आज ये भाई मार दिया गया हम तो बच गए, आज इस गांव में घटना हुई तो हम तो बच गए। हमेशा से बात को बोलता आया हूं कि जलते घर को देखने वालों, ध्यान से सुनना इस बात को, जलते घर को देखने वालों, होश का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसकी कतल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कतल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस बात में याद रखिएगा, हमेशा आपका नंबर भी आ सकता है। और मैं एक बात बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ पे भाई बैठे हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, यहाँ पे माताएं बहनें तमाम उपस्थित हैं। माताएं ये न सोचें कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे संगठन के लिए, इस समाज के लिए। यहाँ पे जितनी माताएं हैं इनकी एज तो अब निकल चुकी है, बच्चों को छोड़ के यहाँ पे पढ़ाई नहीं पढ़ सकती, लेकिन अगर ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो इनके बच्चे पूरा इनको पढ़ाने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिए, वो बच्चे आपको पढ़ाएंगे उस भारतीय संविधान को जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लिखने का काम किया। उसमें 14 आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 और वो तमाम आर्टिकल आपके लिए बनाए गए। किसी की हैसियत नहीं है कि आपको किसी नल से पानी पीने से रोक ले, थानेदार की हैसियत नहीं है कि आपको कुर्सी ना दे, लेकिन आपको अपने हक और अधिकार के बारे में जानना होगा। इस बात को बताने आया हमारा समाज, हमारे समाज की महिलाएं यूपीजीएच, यूपीपी, आईपीएस, इसमें अगर ही नहीं समझती। यूपीजीएच वाला अगर आ गया होमगार्ड तब भी उसको जी सर कह के पुकारती हूँ। यूपीपी वाला अगर 2 कौड़ी का सिपाही, भ्रष्ट जातिवादी सिपाही अगर आपके सामने आ जाता है तब भी आप उसको जी सर बोलते हो, बोलते तो नहीं बोलते? बताओ। एक दरोगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, और इस प्रशासन को चलाने का काम अगर कोई करता है तो शासन करता है, इस देश की और प्रदेश की सरकार करती है। इस बात को याद रखिए, आपको अपना हक और अधिकार जानना है। आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार आपको दिए गए उन अधिकार को आपको समझना है। फिर आपके ऊपर किसी की हैसियत नहीं है कि आपके बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर, भाइयों के ऊपर किसी की हैसियत नहीं है कि आपको तिरछी नजर उठा के देखे। इस बात को बताने का किसी की हैसियत नहीं, किसी अधिकारी की भी हैसियत नहीं, किसी डीएम की हैसियत नहीं, किसी एसडीएम की हैसियत नहीं, किसी लेखपाल की हैसियत नहीं कि आपको जरा भी तिरछी नजर उठा के देख ले। वो समझ जाता है, जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो पढ़ी लिखी रहती हैं, वो समझ जाता है नजर। पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति को देख नहीं समझ जाता है। ये पढ़ी लिखी महिला इससे दूर है, ये अपने अधिकारों को जानती है। अगर ये महिलाएं चाहें तो भारतीय संविधान के बारे में घर घर तक बता सकती है, अगर उसको जानने का प्रयास करें तो। अगर हमारा भाई दीपराज भारतीय संविधान को लेकर किसी के घर जाएगा तो वो खाली वहां के दरवाजे तक सीमित रह जाएगा, घर तो नहीं घुस सकता ना किसी को। अगर ललित हमारा है राष्ट्रीय प्रवक्ता, अगर संविधान लेके किसी के घर जाएगा तो घर के बाहर जो गेट लगा होगा वहीं तक समझा सकता, वहां के पुरुषों को समझा सकता। लेकिन अगर इन माताओं को संविधान के बारे में जानकारी हो गई तो ये तमाम माताओं को बताने का काम करेंगे जो शायद आज भी संविधान के बारे में नहीं जानती।
पिछड़ी है, अन्याय अत्याचार सहती है, जुल्म सहती है। हमारे भाई भी अन्याय अत्याचार जुल्म सहते हैं, लेकिन पुलिस के सामने सांस तक नहीं निकलती है। सोचो, तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको। और आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई पढ़ाइए, उनको घर पे भी ट्यूशन दीजिए, अच्छे से उनको पढ़ाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी माताएं, बहनें और बच्चे खड़े होंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मेरे साथ पढ़ दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सब लोग। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली क्षमता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी से संविधान सभा वहां पे थी और यहाँ पे बहुत बड़ा था। तब 26 नवंबर 1949 था और आज 30 जनवरी और 2025। आज के दिन यहाँ पे उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों, इस संविधान को साक्षी मानकर आप लोग ये प्रण लें कि हमारे रहते हुए अगर इस देश और प्रदेश में हमारी माताओं और बहनों पर, हमारे भाइयों पर, हमारे बच्चों पर अगर कोई भी हरामखोर अन्याय अत्याचार करने की बात को सोचेगा और अगर करेगा तो ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देने का काम करेंगे। इस बात को याद रखना आप लोग। देंगे कि नहीं देंगे? हमारे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए।